चैप्टर 1 की रिवीजन वीडियो देखने के बाद फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, मैं फायर है, झुकेगा नहीं। तो ये लो चैप्टर 2 की रिवीजन वीडियो। क्लास में ना हर क्लास के बाद मैंने एक रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके सबको मर्ज करके तुम्हारे को दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। लाइक नहीं किया तो याद रखना उनके बच्चे मामा बुलाएंगे तुम्हें गलियों में, राइट? तो लाइक टारगेट रखते 2000 लाइक्स का पूरा चैप्टर 45 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो आप लोग। और लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हो ना तो बेटा गलत कर रहे हो। लाइव सेशन में आया करो। न्यू चैनल बनाया है, रोज लाइव आता हूं, बातचीत करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जरूर जुड़ना। नोट्स चाहिए ये वाले जो इस वीडियो में यूज कर रहा हूं, चाहिए या नहीं चाहिए ना? तो आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, edu91 लाइव जो फ्री कोर्स है उसके अंदर आ जाओ। इस चैप्टर के नोट्स में अपलोड करा रहा हूं। संपत नोट्स अभी अपलोड होने चाहिए, ठीक है? संपत अभी कर देगा, ठीक है? ओके, सो गाइस बात ऐसी है कि नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को जो है वो पूरा का पूरा देखिएगा और साथ साथ ना पॉज करके बोलिएगा। और उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के सॉल्व करके मैंने अलग से अपलोड कर दिए, वो देख लीजिएगा। बन जानी बात। आरटीबी सॉल्व कर दी है, एमटीबी सॉल्व कर देंगे, सब सॉल्व कर देंगे, नंबर आएंगे ऑडिट में 60 से ऊपर, ठीक है? चलो जी वीडियो जल्दी से शुरू कर दो। टाइम स्टैम्प्स बना देना, नीचे लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को edu91 रेफर कर दिया करो। किसके लिए? जब आपके एग्जाम्स आने बेटा उसके लिए। आने वाले नवंबर 2022 और मई 2023 की क्लासेस अवेलेबल है कम से कम फीस पे, बेस्ट से बेस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ। चलिए आ जाओ, बाय बाय, टेक केयर, शुरू करो। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 2 की पहली रिवीजन क्लास है आप लोगों के साथ। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है बच्चों? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। बट ऑलवेज रिमेंबर मटेरियलिटी भी इसी चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एसए 300 के बारे में। एसए 300 बोलता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार रिपीट कर लीजिए, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंटर जो हमने कवर किया वो ये कि भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें करेक्ट एंड करेक्ट बन सकता है। दूसरी बात हमने देखी कि भाई साहब प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि ऑडिट जो है इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट किया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि भाई क्या की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो वो इनसाइट भी लाएंगे, एक्सपीरियंस भी लाएंगे, जिससे ऑडिट जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो पाएगा। फिर आया बच्चों हमारा पहला पंचतारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि भाई साहब ऑडिट को, ऑडिट प्लानिंग के जो है क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 4 बातें जो है बच्चों वो कवर होनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज किसकी? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की, आईसी की। आईसी से याद आया कि भैया आईसी पे कितना रिलाय करेंगे, ये भी हम लोगों का कवरेज में होना चाहिए। देन नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर भी जो है वो कवर होना चाहिए। एंड फाइनली याद है आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग। बोलो बेटा क्या? कोऑर्डिनेटिंग या फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। अच्छा, प्लान को क्या हम एक बार अगर बना लें तो क्या दोबारा नहीं बना सकते? आंसर इज नो सर। ऑडिट प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आपने ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बताया कि क्या हम एंटिटी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इससे क्या होगा? हम लोग ऑडिट को कंडक्ट और मैनेज कर पाएंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बट आपने ध्यान रखना है कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा इफेक्टिवनेस जो है, हमारी आईओपी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो यस, वी कैन डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट सो दैट वी कैन फैसिलिटेट और वी कैन स्मूथली कंडक्ट एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। बट ऑलवेज 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 रिमेंबर, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ही रहेगी, बी आप शेयर कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, लेकिन आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट बच्चों ने पहले ही कवर कर लिया कि अगर आप की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को लाते हैं तो आप लोगों को क्या होगा? आप लोगों को इनसाइट और एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपका ऑडिट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कवर होने वाला है। देन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पंचतारा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग के बेनिफिट्स जो है वो क्या है। प्लानिंग के बेनिफिट्स कितने हैं? याद रखिएगा 6 हैं। पहले हम लोगों ने 2 पकड़ लिए, कौन से वाले? एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रिजॉल्व करना। फिर उसके बाद 2 जेनरिक वाले, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे साथ एंड व्हाट? कोऑर्डिनेशन। फिर 2 टीम से रिलेटेड हैं, एक सिलेक्शन और सिलेक्शन के साथ साथ बच्चों क्या? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद है, जल्दी बता दो। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या हैं। 2 एलिमेंट्स है मोटे मोटे, ऑल्दो एक और भी होता है डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन हम 2 ही यहां पे डिस्कस करेंगे। एक है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज को भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्लानिंग के अंदर याद रखिएगा 2 बातें आती हैं, एक ऑडिट स्ट्रेटेजी और बेटा दूसरा कौन सा? ऑडिट प्लान। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में मोटी मोटी तौर पर 3 बातें जो है आपको बताई जाती हैं।
एक तो भैया एज पर एस 220, कम ऑन, एज पर एस 220 जो आपके ऑडिट प्रोसीजर थे इन रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, वो सारे के सारे प्रोसीजर आप लोग लगा लीजिए। दूसरी बात आप चेक कर लीजिए कि आप इन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तीसरी बात आप चेक कर लीजिए क्या एक अंडरस्टैंडिंग है ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। याद रहेगी ये बातें, कम ऑन। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करने से क्या होता है, अगेन ऑडिट जो है आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाते हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की एडवांटेज क्या है, ऊपर से ही मिलाते हुए ले आएंगे। एक तो भाई साहब हमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में कोई इशू है नहीं, ये पता चल जाता है। साथ साथ में हमारे पास जो हम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये पता चल जाता है, और साथ साथ में ये पता चल जाता है कि भाई किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, कम ऑन। फिर प्लानिंग एक्टिविटी में हमने देखा ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है सर, एसटीडी सेट करती है। व्हाट इज एसटीडी, कौन बताएगा? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ऑडिट प्लान। इट इज डन बिफोर द ऑडिट प्लान। इट इज लेस डिटेल्ड देन ऑडिट प्लान। याद रखेंगे सारी बातें, याद रखेंगे सारी बातें। इफ देयर विल बी अ चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी देयर विल बी अ चेंज इन ऑडिट प्लान। क्या बोलती पब्लिक? ओके, देन उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई साहब ये बता दो कि ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे हेल्पफुल रहती है, किसके लिए ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे हेल्पफुल रहती है? ऑडिटर के लिए। तो याद रखिए NETM ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेचर, कौन से रिसोर्सेज चाहिए ये डिपेंड करेगा आपका किस एरिया में आप लोग जो है रिसोर्सेज भेजना चाहते हैं, वहां पर रिस्क जो है वो कैसा है। फिर कितने रिसोर्सेज चाहिए, अगेन ये डिपेंड करता है कितना मटेरियल वो जो है आपका ऑडिट एरिया है या कितना उसके अंदर रिस्क है। देन कब वो रिसोर्सेज चाहिए, सर इंटरिम पीरियड में चाहिए या फिर आपको नियर द कट ऑफ डेट्स चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। देन उसके बाद हमने देखना है कि हम इन रिसोर्सेज को मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करेंगे। हमने देखना है कि भाई साहब ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग जो है वो कैसे होगी, और साथ साथ में रिव्यूज जो है वो कैसे होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन। लीजिए, इतनी सी पढ़ाई करी थी बच्चों आज हमने, 5 मिनट 11 सेकंड में पूरी की पूरी क्लास रिवाइज करा दी मैंने आप लोगों को। और बताओ जीवन में क्या चाहिए आपको? ऑल सेट। तो बच्चों एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो देख लीजिए, काम हो जाएगा। और रीडिंग अच्छे से दीजिएगा। जितने भी बच्चों में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ एटलीस्ट उन्हें तो लिख के देख लो। चलो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आप छोड़ देना, मत लिखना, लेकिन कवरेज ऑफ ऑडिट प्लान, कवरेज ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट लिखोगे बिल्कुल, एडवांटेज लिखोगे बिल्कुल। ये जो एडवांटेज पढ़ी हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी की, कैसे असिस्ट करती है रिसोर्सेज में, इसको लिख के देखोगे भाई साहब, नहीं लिख के देखोगे पछताओगे। क्लैरिटी है? चलिए अब हम आगे की बातें जो रिवाइज करेंगे वो इसके साथ जो है वो यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट कर दिया करेंगे इन्हीं वीडियोस में, ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी रिवीजन वीडियो एक साथ मिलती रहे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए जी, ओके। चैप्टर 2 क्लास 2 के बाद हम लोग ये रिवीजन वीडियो जो है वो शूट कर रहे हैं, और इसमें हम पुरानी क्लास और आज की क्लास दोनों को कवर कर देंगे। आप लोगों का साथ चाहिए ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के लिए, सॉलिड रिवीजन करने के लिए। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है प्लानिंग ऑफ ऑडिट से। ऐसे 300 बच्चों बात करता है किसके बारे में? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कम ऑन। ओके, सबसे पहली बात भाई, प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट की, ऑडिटर की। अच्छा जी, दूसरी बात, प्लानिंग क्यों जरूरी है? ताकि ऑडिट कैसे हो पाए? इफेक्टिव मैनर में। तीसरी बात, क्या हमें की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है? यस, ताकि वो अपने इनसाइट्स लाएं, एक्सपीरियंस लाएं, ऑडिट इफेक्टिवली हो पाए। अच्छा जी, प्लान में क्या क्या चीजें कवर करनी है? 4, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस की एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद क्या आया था? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, एंड फाइनली कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। प्लान क्या बच्चों हमारे रिवाइज हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमें एंटिटी के साथ अपने प्लानिंग के एलिमेंट्स डिस्कस कर लेने चाहिए? कर सकते हैं, ताकि हमारा ऑडिट जो है कंडक्ट और मैनेज अच्छे से हो पाए। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी डन इन अ वे दैट इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। क्या बोलती पब्लिक? ओके, देन इसके बाद बच्चों बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। क्या प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। क्या है प्लानिंग के बेनिफिट्स? प्लानिंग के बेनिफिट्स हैं बच्चों कुछ इस प्रकार। नंबर 1, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। फिर 2 जेनरिक वाले, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एन ऑडिट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क्स टू बी डन बाय द ऑडिटर। और उसके बाद 2 हमारे टीम वाले, सिलेक्शन ऑफ द टीम एंड DSR ऑफ द टीम। कम ऑन, आ जाइए।
देन एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। हमारे पास है प्रिलिमिनरी एक्टिविटी और प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी ऑल्दो आईसीए के स्टडी मैट में कवर नहीं है, लेकिन भाई छोटा सा टॉपिक है, हमने कवर कर लिया। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी में बोला जाता है रेकरिंग ऑडिट में ऑडिटर को क्या करना चाहिए। ऑडिटर को सबसे पहले भाई साहब ऐसे 220 के प्रोसीजर लगाने चाहिए विच आर रेलेवेंट फॉर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग दी क्लाइंट एंगेजमेंट, और उसके साथ साथ अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस चेक करनी चाहिए। और लास्ट में बच्चों एज पर ऐसे 210 टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी चेक करनी चाहिए। इस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का फायदा क्या होगा? ऑडिटर को ऐसे इवेंट्स और कंडीशन पहले ही पता चल जाएंगे जो ऑडिटर की एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। साथ हो के नहीं, जल्दी बोलो। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बच्चों एडवांटेजेस, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, एडवांटेजेस हम ऊपर से उठा लेंगे। सर प्लीज पढ़ा दो। हाँ बेटा, तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पता चलेगी, अपनी कॉम्पिटेंस पता चलेगी, और ऐसे 210 में कॉमन अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। एडवांटेजेस। फिर आ गए ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी में याद रखिएगा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट सेट हो जाती है, और साथ साथ में डेवलपमेंट बन जाती है, डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान हम लोग कर पाते हैं। ओके ओके। देन उसके बाद बच्चों हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्पफुल कैसे रहेगी। तो NETM ऑफ रिसोर्सेस। ओके, कौन से रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए, उन रिसोर्स को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, सुपरवाइज कैसे करेंगे, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग्स कैसे होंगी, और रिव्यूज कैसे होंगे। ओके, कौन से रिसोर्स चाहिए डिपेंड करता है कौन से एरिया का ऑडिट आप लोग कर रहे हैं, कौन से एरिया में रिस्क जो है वो ज्यादा है। ओके अच्छा जी। देन अब हमने बच्चों ये चीज पढ़ी कि भाई साहब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, पॉइंट क्या क्या माइंड में रखने चाहिए, आज आपको याद होंगे सारे के सारे पॉइंट। सबसे पहले बच्चों क्या था? CS कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर ETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। जो एरिया हमने इसके बारे में लिखा भी है, क्या लिखा है हम लोगों ने, हमने सर अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है कि भाई ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप करते समय ऑडिटर को वो एरियाज माइंड में रखने चाहिए जहां पे सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स लगने वाले हैं। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या आया था, जल्दी से बता दीजिए। PEA प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, NET ऑफ रिसोर्सेस। आ जाओ जी। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ऑडिट प्लान के बारे में। ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है? 3 बातें, NET ऑफ RAP 315, NET ऑफ FAP 330 एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द अदर स्टैंडर्ड्स। ओके, साथ साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि सर रैप जो है वो अर्ली स्टेज में होता है और फैप की प्लानिंग जो है वो इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम ऑफ द रैप होता है। फिर से, रैप की प्लानिंग अर्ली स्टेजेस में होती है और फैप की प्लानिंग इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम ऑफ द फैप होती है, सॉरी रैप होती है, इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम ऑफ द रैप होती है। डन। अच्छा जी, क्या नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस जरूरी है? आंसर इज यस, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास प्रॉपर ऑडिट हम लोग नहीं कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए कौन सा एसए गाइड करता है? एसए 315 गाइड करता है। और एसए 315 क्या बोलता है? सबसे पहले बाहर इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके बाद अंदर OOIS, ऑपरेशंस, ओनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद क्या होगा कि भाई साहब अब और अंदर एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, बिजनेस रिस्क जिसकी वजह से क्या हो सकता है? रोमम। ओके, देन आखिरी पॉइंट कि भाई एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर और कैसे रिव्यू करती है, याद रखना है। अच्छा, ये पॉइंट शायद हमने मिस कर दिया था, इसको हम रिवीजन में ही कवर कर लेते हैं। याद रखना है बच्चों, प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस से 2 फायदे और हैं। आप अगेन स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वाले एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कहां पे ज्यादा ध्यान लगाना है। You will be in a position to identify the areas that require special audit consideration। साथ साथ में आप मैनेजमेंट की एक जनरल फीलिंग ले पाते हो कि भाई मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स बनाए हैं, जो प्रोविजंस बनाए हैं, वो रीजनेबल लग रहे हैं या नहीं। साथ साथ में आप मैनेजमेंट की एक जनरल फीलिंग ले पाते हो कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स बनाए हैं, अकाउंटिंग लेते समय जो अजम्पशंस ली हैं, वो हमें रीजनेबल लग रहे हैं या नहीं। ओके, देन इसके बाद हमने रिलेशनशिप वाला टॉपिक बच्चों यहां से कवर करा है। याद रखिएगा, क्या ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी रिलेटेड है? आंसर इज यस। एक बार ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश हो जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ऑडिट प्लान बनाते हैं,
उन मुद्दों पे जो ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर लिखे थे। ओके, दे आर नॉट डिस्क्रीट, दे आर नॉट सिक्वेंशियल, दे आर इंटररिलेटेड। चेंजेस इन वन विल लीड टू चेंज इन अनदर। ओके, 7 मिनट में बच्चों पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। पढ़ते समय हम बहुत डिटेल में चलते हैं, रिवीजन करते समय बच्चों हमें इतना ही, आप सोचो हमें इतना ही पढ़ना है। आप एक बार बुक से रीड कर लो, फिर ये वीडियो देख लो और एग्जाम में आंसर लिख के आओ। ये करना है आपको अल्टीमेटली एग्जाम्स के लिए। कर पाओगे? कर पाओगे? कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में किसी को कमी लग रही हो प्लीज मुझे बताएं। कहीं पे बच्चों आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, तो भी मुझे बता दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं और साथ साथ बच्चों आप ये देखो आईसीआई का स्टडी मैट भी दिखाता हुआ चल रहा हूं आपको कि हम आईसीआई के स्टडी मैट से क्या क्या चीजें कवर करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपसे उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आईसीआई के एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ेंगे। बता दीजिए हाँ के ना, हाँ के ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। मैं आपको दिखा दूं कि हमने आईसीआई के स्टडी मैट से क्या क्या टॉपिक कवर कर दिए हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें रहें बच्चों। सबसे पहले हमने कवरेज कवर कर दी है, बेनिफिट्स हमने कवर कर दी हैं प्लानिंग के, फिर उसके बाद हमने बच्चों ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स कवर कर दिए हैं, साथ साथ में हमने पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी कवर कर ली है, और इसके बाद ये रिलेशनशिप हमने कवर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान हमने कवर कर दिया है। बता दीजिए हाँ के ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस वाला पूरा का पूरा पॉइंट जो है हमने आज कवर कर लिया है। बोल दीजिए हाँ के ना। ओके, तो अब इसके बचे हुए टॉपिक जो प्लानिंग से रिलेटेड है हम उसको कवर करेंगे और हमारा एसए 300 पूरा का पूरा हो जाएगा फिनिश। डन। चलिए जी, इस रिवीजन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही बच्चों आपने मुझे मोटिवेट करना है कि सर रिवीजन वीडियो बनाओ, मैं बनाता जाऊंगा आपके लिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी। देख लेना, जब पूरी पूरी क्लास बच्चों 15-15 मिनट में आप रिवाइज कर देंगे ना, पूरा पूरा चैप्टर 20-20 मिनट में आप चैप्टर का एक सब्सटेंशियल पार्ट रिवाइज कर लेंगे, देन यू विल एंजॉय। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। हेलो 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 बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आज अपना एसए 300 आपके ऑडिट का चैप्टर नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट का। उम्मीद है कि पूरा पूरा साथ देंगे। बहुत ही एकदम समराइज्ड फॉर्म में इसको रिवाइज करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बता दीजिए कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी, मैनेजमेंट या ऑडिटर? आंसर इज ऑडिटर। अच्छा जी, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि ऑडिट को हम कर पाए कौन से मैनर में? इफेक्टिव मैनर में। क्या हमें की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि जब की एंगेजमेंट मेंबर इन्वॉल्व होंगे तो भाई साहब वो अपने एक्सपीरियंस और इनसाइट्स लेके आएंगे, जिससे हमारा ऑडिट इफेक्टिवली हो पाएगा, ऑडिट हमारा इफेक्टिवली हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट में कवरेज किस किस बात की होनी चाहिए? कितनी बातें थी? 4। पहली बात कौन सी? नॉलेज किसकी? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसी की, आईसी की। अच्छा, दूसरी कि भाई रिलायंस हम कितना प्लेस करने वाले हैं आईसी के ऊपर। तीसरी हमारा एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, और चौथा कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। क्या प्लान्स चेंज हो सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, क्या हमें अपनी प्लान के एलिमेंट्स हम मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वी शुड कीप इन माइंड दैट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटिंग। हेलो, अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। फेवरेट क्वेश्चन दोबारा से 5 स्टार क्वेश्चन बच्चों, दूसरा 5 स्टार क्वेश्चन। इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे जी 6 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कौन सा है? एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरिया। नितिका तो ये पक्का याद रखेगी अब हमेशा पूरी लाइफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया था हमारे पास? आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व दी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। फिर तीसरा जेनरिक वाला पॉइंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑडिट को कंडक्ट करना। चौथा जनरल वाला पॉइंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। फिर सिलेक्शन से रिलेटेड पॉइंट सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यूज। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, आ जाओ जी। फिर एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग बच्चों हमारे पास 2 हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास 2 हैं, बताओ कौन कौन से? ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी में अगर बच्चों आपको नोट लिखने को आ जाए तो बेसिकली 3 प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हैं। 3 नंबर 1 परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एज पर एसए 220 विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस लिखोगे, कॉन्टिन्यूएंस लिखोगे? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप मित्रों, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप।
Okay, continuance of the client relationship, then evaluating the compliance with ethical requirements, then establishing an understanding of the terms as per SA 210. यही इसके एडवांटेज बना के यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, बोल दीजिए हाँ के ना। एडवांटेज क्या होंगे? पहला एडवांटेज यही होगा कि भाई ऑडिटर जो है नेसेसरी एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं, ये पता चल सकता है हमारी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से। दूसरा क्या होगा? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की नॉलेज हो जाएगी, तो ऑडिटर को पता चल जाएगा वेदर आई वांट टू कंटिन्यू द ऑडिट और नॉट। और तीसरा एडवांटेज क्या होगा? देयर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट विद TCWG एंड मैनेजमेंट। खत्म। आइए, प्लानिंग एक्टिविटी में ऑडिट स्ट्रैटेजी शुरू करी। ऑडिट स्ट्रैटेजी बच्चों याद रखिएगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऑडिटर क्या करता है? एस्टैब्लिश दी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट प्लान। कम ऑन। अच्छा, ऑडिट स्ट्रैटेजी में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है 5 नंबर का बच्चों? वो बनता है कि भाई साहब ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को कैसे असिस्ट करने वाली है। NETM ऑफ रिसोर्सेज, NETM ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, कौन से रिसोर्सेज चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया डिसाइड करेंगे। कितने रिसोर्सेज चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया डिसाइड करेंगे। कहाँ कब ये रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, क्या ये हमें इंटरिम पीरियड में डिप्लॉय करने हैं या ये हमें की कट ऑफ डेट्स पे डिप्लॉय करने हैं, ये डिसाइड होगा। एंड हाउ सच रिसोर्सेज विल बी मैनेज्ड, डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड। ब्रीफिंग डीब्रीफिंग कब होगी, रिव्यूज कब होंगे और कैसे होंगे। आई होप गाइस सब कुछ याद आ रहा है साथ साथ। कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने चाहिए। तो CS यानी कि कवरेज और साथ में स्कोप, RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, देन एरियाज जो ऑडिटर माइंड में रखेगा फॉर डिसाइडिंग दी एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनली हमारे पास NET ऑफ रिसोर्सेज। सब समझाया हुआ है बच्चों, ये सब समझाया हुआ है। प्लीज इस रिवीजन वीडियो को 2, 3, 4 बार 5 बार देख लीजिएगा और अभी देख लीजिएगा। पढ़ाई के तुरंत बाद देखोगे जल्दी याद आएगा, नहीं तो सोचोगे अरे सर ने वहां पे क्या पढ़ाया था, यहाँ पे क्या पढ़ाया था। आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या होता है? बहुत ही आसान। डिस्क्रिप्शन ऑफ NET ऑफ रैप 315, डिस्क्रिप्शन ऑफ NET ऑफ फैप 330 एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कम ऑन। अच्छा जी, रैप की प्लानिंग कब होती है? इनिशियल स्टेजेस में। फैप की प्लानिंग क्या कब होती है? इन रिस्पॉन्स टू द आउटपुट ऑफ द रैप। अच्छा जी, आ जाइए। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होना जरूरी है क्या? यस, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होगा तो सर हमारा ऑडिट इफेक्टिव हो पाएगा। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में क्या क्या पॉइंट्स कवर करोगे? एज पर SA 315 हमें 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला बाहर, इंडस्ट्री, रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क। अच्छा जी, फिर अंदर OOIS। OIS में क्या बोलोगे? ऑपरेशंस, ओनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर और अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, बिजनेस रिस्क दैट में लीड टू रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट। क्या बोलती पब्लिक? एंड देन फाइनली बच्चों हमारे पास क्या हो गया? कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करती है और कैसे रिव्यू करती है। इस नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस से आपको प्लानिंग में तो मदद मिलेगी ही, साथ साथ में आप लोग एरियाज ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन भी डिसाइड कर पाएंगे और मैनेजमेंट की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की और ओवरऑल मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की भी रीजनेबलनेस चेक कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, रिलेशनशिप वाला पॉइंट बच्चों हमने कहां से कवर किया था? रिलेशनशिप वाला पॉइंट हम लोगों ने हमारे शॉर्ट नोट से कवर किया था। सो वंस द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज एस्टैब्लिश्ड, देन वी डेवलप द ऑडिट प्लान व्हाइल एड्रेसिंग द मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। Audit strategy and audit plan are discrete or are not discrete? Are not discrete or sequential. They are closely interrelated. Change in one will lead to change in another. Come on. बहुत ही बढ़िया। आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते। ये बच्चों एडिशनल नॉलेज है, ये सिर्फ मेरी बुक में आपको मिलेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया है ये क्या था। आइए। देन आज हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन कवर किया। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम ऑन, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, इट इज कॉन्टिन्यूअल, इट इज आइटरेटिव। ओके, फिर यहां से शुरू हो जाओ। ये सारी बातें ठीक है, बट आपको ये भी बताना है ये स्टार्ट कब होती है? शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड एंड्स विद द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट। However, timing of certain things such as audit procedures are to be considered while planning. Okay?
For example, before doing risk assessment procedure or before identifying and assessing the risk of middle statement, we have to consider the following things. Hello, clear है मामला? ओके इसको भी एक बार याद कर लेते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी यूज एज रैप, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, मटीरियलिटी, एक्सपर्ट्स एंड अदर रैप्स. आइए देन डीएसआर बच्चों, डीएसआर भी प्लान करना चाहिए क्या? यस. कौन कौन से फैक्टर्स डीएसआर प्लान करते समय कंसिडर करने चाहिए? 4. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, असेस रोमम एंड साथ साथ में कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर. खत्म बात. क्या हम प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं? कम ऑन, क्या हम प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं? यस. किन कारणों से? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके ओके बहुत बढ़िया. उसके बाद तो आगे बच्चों 3 पॉइंट्स में कहानी लिखी है, इसको छोड़ देते हैं. डॉक्यूमेंटेशन किस किस की करनी है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड चेंजेस इन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एंड द रीजंस. When we document overall audit strategy, we are actually documenting the key decisions considered for making the plans. Okay. Then example of documentation बच्चों हमने कहाँ से पढ़ी? दिल पे पत्थर रख के बताओ बेटा, कहाँ से पढ़ा हमने? ICAI की बुक से. क्या है वो एग्जाम्पल? समरी ऑफ डिस्कशन विद दी की डिसीजन मेकर्स ऑफ द एंटिटी. फिर सेकंड पॉइंट आया ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द स्कोप एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो सुन के ही बहुत अजीब सा लगा बट कोई बात नहीं, एंड अदर रिपोर्ट एग्जाम्पल डेट कवर्नेंस कंप्लायंस लेटर. डेट कवर्नेंस आर नथिंग बट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लेंडर्स. चलिए वापस आते हैं. इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, नया क्वेश्चन है बच्चों. तो एडिशनल हमारे पास क्या कंसिडरेशन है? पहले तो भूमिका बनाएंगे. इन 2 लाइन से हमने क्या बनाई है? भूमिका, कि भैया पर्पस और ऑब्जेक्टिव तो सेम रहेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर जी प्लानिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है. क्रिकेट वाला एग्जांपल याद रखें, होम ग्राउंड एंड बाहर वाला ग्राउंड. ओके अच्छा. देन व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड? ये 3 फैक्टर्स बच्चों कंसिडर करने पड़ेंगे आपको. नंबर 1, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय SA 220 विद रिस्पेक्ट टू, वर्ड बोल देना, एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप. नंबर 2 हम लोग देखेंगे सर हमें क्या अरेंजमेंट्स करने हैं विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर. ओके आप सिंपली इसको अगर चेंज भी करना चाहे तो लिख सकते हैं कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर एज पर द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. लिख लीजिए, बल्कि मैं यहां पे लिखवाई देता हूं बच्चों आपको. सेकंड पॉइंट में कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर एज पर द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. लीजिए, दैट्स इट. कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर एज पर द एथिकल रिक्वायरमेंट. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, प्रीडिसेसर ऑडिटर हमेशा होगा ही होगा क्या? प्रीडिसेसर ऑडिटर हमेशा होगा ही होगा क्या? नहीं. तो इसलिए लिख देते हैं इफ एनी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और तीसरा पॉइंट बच्चों हमने इसमें क्या देखा? तीसरा पॉइंट हमने देखा कि एनी अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. एनी अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. डन. इसका एग्जाम्पल क्या था? हो सकता है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल में एक पॉलिसी हो. क्या पॉलिसी हो? दैट द ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विल बी रिव्यूड बाय अ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म. ओके डन. इस प्रकार बच्चों हमारा SA 300 11 मिनट 15 सेकंड में भयंकर तरीके से हमने रिवाइज कर डाला. पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप रिवीजन देखिए कितनी आसानी से हो सकती है. समझदार बच्चा इसको 2-3 बार देखेगा और उसके साथ साथ ही अपनी बुक को भी 2-3 बार पूरा पढ़ लेगा क्लासेस देखने के साथ साथ, और उसके बाद भाई आपका परफेक्ट हो जाएगा. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं. जहाँ जहाँ समझाना था वहाँ बहुत समझाया, जहाँ जहाँ रटवा सकते थे समझाने के बाद वहाँ रटवा भी दिया. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. ओके चलिए इस रिवीजन वीडियो को ऑफ कर देते हैं और आपसे बातचीत कर लेते हैं. हेलो बच्चों, हेलो. तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं क्या? ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अपडेट्स आए हैं तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा.
ऑडिट प्रोग्राम है क्या बच्चों? ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हमने अप्लाई करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिससे हम लोग ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो दैट वी कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। याद रखिएगा, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करने होते हैं, जिससे एविडेंस मिलता है ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये कि भाई क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल है? आंसर इज नो। भूमिका कैसे बनाएंगे? सारे बिजनेस सेम नहीं होते। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? नेचर, साइज, कैपिटल, इंटरनल कंट्रोल, लॉ, रेगुलेशन के बेसिस पे। और फिर बोलोगे क्योंकि भाई सारे बिजनेस सेम नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड अबव, तो एक ऑडिट प्रोग्राम हर किसी को सूट नहीं कर सकता है। आखिरी लाइन बच्चों इसमें जबरदस्ती लिखी थी, बट आई होप यहां तक आपको क्लियर है। देन क्या हमें ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए? आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल करना चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू से क्या होगा? इफेक्टिवनेस हमारे ऑडिट प्रोग्राम की बनी रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नए वालों को कवर करना, नॉन वैल्यू एडिंग को, पुराने वालों को हटाना जो रेलेवेंट नहीं रहे हैं, और साथ साथ में अपने ऑडिट प्रोग्राम को अप टू डेट रखना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑब्सलीट हो जाएगा। ऑडिटर के बिहाफ पे क्या माना जाएगा? नेग्लिजेंस माना जाएगा, और ऑडिटर को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत दम लगा के रिकॉर्डिंग करी थी जो कि डिलीट हो गई, वो क्या था बेटा? कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना। पहले भूमिका बनाएंगे कि भाई ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑडिटर को बहुत सारी बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय करना है या नहीं करना है, प्रोसीजर्स की टाइमिंग क्या होगी, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से कितना मिलने वाला है, और असिस्टेंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। जनरली स्पीकिंग ऑडिटर फ्लेक्सिबल होता है टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जैसे कि अगर क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है तो ऑडिटर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि मैं अपने ऑब्जर्वेशन का टाइम चेंज करूं, उसे उसी टाइम पे ऑब्जर्वेशन करनी होगी जब इन्वेंट्री काउंट चल रहा होगा। ओके, फिर इनको ध्यान में रखते हुए हमने 7 पॉइंटर निकाले थे कि 7 पॉइंट्स जो है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग एंड व्हाट, कम ऑन, ऑडिट प्रोग्राम। ओके, अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले क्या? स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा, हम लोग ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें प्रोसीजर्स लिखे होंगे। तीसरा, एविडेंस से रिलेटेड रीजनेबली अवेलेबल एविडेंस, और साथ साथ में बेस्ट पॉसिबल एविडेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए, असर्शन के लिए क्या जो है रीजनेबली और बेस्ट एविडेंस जो है वो हो सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ वही स्टेप्स लेंगे जो रेलेवेंट है यानी यूजफुल है। देन हर एरिया का ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्लियरली लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे ताकि असिस्टेंट्स को मदद मिल पाए इससे। देन पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को ध्यान में रखते हुए चलेंगे यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे? सारे प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, ऐसे प्रोसीजर्स को जो रिलेटेड आइटम पे लगने हैं, जैसे कि सेल्स एंड डेटर्स। अच्छा जी, देन उसके बाद बच्चों हमने डिस्कशन किया था कि भाई ऑडिट प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, जबरदस्ती का टॉपिक है बच्चों ये हमें पहले से ही पता है। ऑडिट प्रोग्राम का मेन काम क्या है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करे? कम ऑन टेल मी। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करे। हाँ जी, क्या प्रोवाइड करे? ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करे। फिर बेस्ट एविडेंस क्या होता है? बेस्ट एविडेंस टू चेक अ असर्शन, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडिटर्स। हाँ जी, डिपेंड्स ऑन दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, जैसे कि कैश की एग्जिस्टेंस का बेस्ट एविडेंस क्या होगा? काउंट। किसी चीज को जिसको आपने प्लेज कर रखा है उसकी एग्जिस्टेंस का या उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को लेके बेस्ट एविडेंस क्या हो सकता है हमारे लिए? बैंकर्स सर्टिफिकेट। ओके ओके, देन वैरायटी ऑफ फील्ड वाला बच्चों क्वेश्चन हमने दिल पे रख के पढ़ तो लिया, वैरायटी फील्ड ऑफ एविडेंस, लेकिन हमें पता है कि सर इसका इस पर्टिकुलर टॉपिक से एज सच कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान सुनिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। इनको एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई वैरायटी क्या क्या हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो 2 हो गए। स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टी से। फिर उसके बाद अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो गई, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस अकाउंटिंग डेटा। अगर इतने भी याद कर लिए बहुत है, लास्ट वाले नहीं भी रहे तो टोटली यू आर फाइन। जैसे कि वैसे तो लास्ट का तो एक बहुत आसान है, एक हो गया रिकॉर्ड्स, एक हो गया मिनट, एक हो गया रिकॉर्ड्स और एक हो गया क्या? कम ऑन टेल मी, मिनट्स। एंड फाइनली हमारे पास क्या आ गया? सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड दी अदर्स। इसको भी हम लोग जो है क्लाइंट ने क्या एक्शन लिया, हम उसका भी एविडेंस बना सकते हैं कि क्लाइंट प्रॉपर एक्शन ले रहा है या नहीं। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बहुत अच्छे से हमने बच्चों पढ़ा कि क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है जिससे ऑडिट अच्छे से कंडक्ट हो सकता है। टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है। 2 प्लानिंग वाले उठा लिए थे, याद है? सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट्स, कम ऑन, सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट। और दूसरा हमारे पास क्या आया था? डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन सिचुएशन जो है वो हम लोग उसको कम कर देते हैं। जैसे प्लानिंग में था ना कि इंपॉर्टेंट जो हमारे
अटेंशन चली जाएगी प्रॉपर एरियाज़ पे, और साथ साथ में हम लोग जो है जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर पाएंगे। याद आ रही है बातें कि नहीं? दिमाग में दुख कमी नहीं हो रहा है बच्चों वीडियो ख़राब होने का, बट कोई बात नहीं, आगे चलते रहते हैं। देन उसके बाद 4 तुम्हारे ये हो गए। 4 हमारे पास क्या बचे थे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन ऑफ द असिस्टेंट्स, ट्रेस बैक किया जा सकता है काम को, कम ऑन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस। सेकेंड लास्ट आता है कि गाइड फॉर द फ्यूचर ऑडिट, और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इट सर्व्स एज ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस। इन केस द ऑडिटर इज चार्ज विद द केस ऑफ नेग्लिजेंस, ऑडिटर कैन यूज दिस ऑडिट प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश दैट ही हैज एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर। ओके, अच्छा जी। डिसएडवांटेज पहला था बच्चों क्या, मैकेनिकल बन सकता है काम, इससे मैकेनिकल बन जाएगा तो क्या होगा, पीपल विल यूज इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं पीरियोडिकल रिव्यू ना करने से क्या होता है। ओके, तीसरा इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स के लिए शेल्टर है। चौथा, कम ऑन, चौथा क्या था कि भाई जो एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स है उनका, एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स हैं उनके इनिशिएटिव को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। देन एक टॉपिक था मिनिमम एसेंशियल वर्क एंड ऑल्ट्रेशन। सो ऑडिटर शुड स्टार्ट विद बेसिक ऑडिट प्रोग्राम विद मिनिमम वर्क, एंड एज एंड व्हेन ऑडिट इज कंडक्टेड देन ही कैन ऑल्टर हिज ऑडिट प्रोग्राम एज द सिचुएशन रिक्वायर, राइट। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो हमने इनिशियली सोचे नहीं थे, वो सर्कमस्टांसेस जब दिखेंगे तो विल चेंज द ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। हो सकता है बहुत सारे एरियाज जो पहले हमने इंक्लूड नहीं करे थे वो इंक्लूड कर लें, या कुछ एरियाज जो हमने पहले इंक्लूड करे थे उनको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर दें। ओके ओके, एंड साथ साथ में वी हैव टू कीप अवर असिस्टेंट्स मोटिवेटेड टू कीप एन ओपन माइंड, ताकि वो लोग हम उनको एनकरेज कर पाए। इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट मैटर तो देन दे शुड रिपोर्ट द मैटर टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और द पार्टनर्स ऑन अ टाइमली बेसिस, राइट। देन फिर बच्चों हमारे पास एक और जबरदस्ती का टॉपिक था, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। तो इसमें क्या है, ऑडिट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ऑडिटर बहुत सारे लोगों को काम डेलीगेट करता है, बहुत सारे लोगों का काम यूज भी करता है। जैसे अपने असिस्टेंट्स को काम डेलीगेट करेगा, एक्सपर्ट का काम यूज करेगा, साथ साथ में अदर ऑडिटर का काम यूज करेगा। असिस्टेंट्स को तो वो कैसे मैनेज कर लेगा, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू से। बाकी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका काम वो यूज कर सकता है, लेकिन उसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि भैया जो काम है वो एडिक्वेट है या नहीं है फॉर माय पर्पस। हाँ जी, वो एडिक्वेट है या नहीं है फॉर माय पर्पस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों क्वालिटी कंट्रोल का, वो तो वही सेम है कि भाई हमारा ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर एंड द रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। कैन ऑडिटर शेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपिनियन? आंसर इज अ बिग नो। ऑडिटर कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लीजिए, ये हो गई हमारे ऑडिट प्रोग्राम वाले टॉपिक की पूरी रिवीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे, आपको लंबी आयु दे, खूब मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेट करे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे हम कल। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को रिकवर करने की। बाय। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आज हम रिवाइज करेंगे मर्टिलिटी। और मज़े की बात आपको बताऊं, बहुत ही बढ़िया बात कि भैया मर्टिलिटी का एक स्टैंडर्ड भी है। उस स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? SA 320। नाम क्या है? नाम है बच्चों उसका मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। लीजिए, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। लो जी, ये बच्चों हमारे SA 320 का नाम। अब मटीरियलिटी के लिए हमारा क्या मतलब है? मटीरियलिटी का इन जनरल मीनिंग होता है सर ऐसे आइटम जिसकी नॉलेज इन्फ्लुएंस कर सकती है द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बताइए बताइए। अच्छा जी, एक आइटम मटेरियल हो सकता है दो कारणों से, साइज की वजह से और नेचर की वजह से। इसलिए कह सकते हैं कि मटेरियल क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। किस मटेरियलिटी को पकड़ पाना ज़्यादा मुश्किल होगा? क्वालिटेटिव मटेरियलिटी को पकड़ पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। मटेरियलिटी से क्या हमारा लेवल ऑफ टेस्टिंग डिसाइड होता है? यस। अगर मेरी मटेरियलिटी कम है तो लेवल ऑफ टेस्टिंग ज़्यादा होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी मटेरियलिटी क्या हो सकता है? लॉ में या FRF में क्लियरली डिफाइंड हो सकती है, क्वांटिटेटिवली डिफाइंड हो सकती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दे दिया कि भाई साहब कोई भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर का विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू और ₹1 लाख विच एवर इज हायर, उसे अलग से क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जांपल बहुत है हमारे लिए। फिर उसके बाद मटेरियलिटी ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर किससे कंसर्न होता है? हमें पता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। ऑडिटर किससे कंसर्न होता है? ऑडिटर कंसर्न होता है बच्चों किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। और ऑडिटर को अब बताओ मटेरियलिटी कितनी बार लगानी होती है? कम ऑन, टेल मी, जल्दी से बोलो, कितनी बार ऑडिटर मटेरियलिटी लगाता है? बोल दो बेटा, बोल दो। ऑडिटर लगाता है मटेरियलिटी
3 बार। कौन कौन से 3 बार? सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा परफॉर्मिंग और तीसरा इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद बच्चों हम लोग बातचीत करते हैं, एफआरएफ में जनरली मेटिलिटी पे डिस्कशन होता है और ऑडिटर उसी से पॉइंट ऑफ रेफरेंस उठा के अपनी मेटिलिटी डिटरमाइन करता है। याद करना बच्चों, मैंने क्लास में आपको उल्टा कराया था, पहले पूरा समझाया था फिर पढ़ाया था। यहां पे हम लोग बिल्कुल आईसीआई के स्टडी मैट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारा आ गया, पंचतारा। डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मेटिलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, लेकिन कॉमन बातें क्या निकल के आती है? 3। मिस स्टेटमेंट को मटेरियल तब मानते हैं इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, जजमेंट अबाउट द मेटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट पे। और तीसरा जो थोड़ा सा अलग था वो क्या कि भाई साहब जजमेंट अबाउट द मेटिलिटी एक चीज पे और डिपेंड करती है, किस पे? कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर एज अ ग्रुप, नॉट एज एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। देन उसके बाद ऑडिटर डिटरमिनेशन ऑफ मेटिलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज इफेक्टेड बाय perception of the common financial information need of the user and common financial information need of the user के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या क्या एज्यूम करता है? 4 बातें। नंबर 1 कि भैया यूजर के पास रीजनेबल नॉलेज है अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक की और बिजनेस की। दूसरी बात, ऑडिट यूजर समझता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं और जो ऑडिट हुए हैं वो हुए टू द लेवल ऑफ व्हाट? मटीरियलिटी। तीसरी बात बच्चों, यूजर ये भी मानता है कि भाई देयर इज अनसर्टेनिटी, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन सर्टेन अमाउंट्स which are made or which are prepared on the basis of the estimate, and finally user will make reasonable decision on the basis of the financial statements। आइए देन उसके बाद परफॉर्मेंस मेटिलिटी, ये तो सबसे फेवरेट है आपकी। एक बार जरा प्रैक्टिकल बात भी कर लें। ऑडिटर मेटिलिटी डिटरमाइन कैसे करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाएगा, उसमें से एक आइटम उठाएगा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर एक परसेंटेज लगाएगा, मेटिलिटी निकाल लेगा। दिस इज द मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। परफॉर्मेंस मेटिलिटी कैसे निकालेगा? उस मेटिलिटी के ऊपर जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की निकाली है उस पर एक परसेंटेज लगाएगा। ये परसेंटेज बच्चों 100% नहीं होगी, ये कम होगी, 50%, 60%, 70%। और ये परसेंटेज किस पे डिपेंडेंट होगी? ऑडिट रिस्क पे डिपेंडेंट होगी। जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे परसेंटेज कम होगी, ताकि परफॉर्मेंस मेटिलिटी क्या हो जाए? कम, और हम चेकिंग क्या कर पाए? ज्यादा। इज दैट क्लियर? कम ऑन। अच्छा जी, अब सुनिए, तो परफॉर्मेंस मेटिलिटी है क्या? परफॉर्मेंस मेटिलिटी इज अ लेवल ऑफ मेटिलिटी विच इज लेस देन द मेटिलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। And why we are setting the performance metility? To reduce to an appropriately low level the probability that aggregate of material misstatement may exceed the financial statement metility as a whole। और क्या हम specific item के केस में भी performance metility set कर सकते हैं? Answer is a big yes if that specific item which is less than the level of financial metility as a whole but may have impact on the judgment of the user of the financial statement, then for that particular item we will also use what? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। और बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इशारा करते हैं कि यहाँ पे आपको जो मटीरियलिटी का लेवल है वो कम रखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू मटीरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, बिकॉज यहाँ पे कम अमाउंट भी जजमेंट पे इंपैक्ट डाल सकता है। तो 3 एग्जाम्पल उसको देंगे, लॉ रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, key disclosure, and when the attention is focused on particular aspect of the business of the entity। आइए इन तीनों के बाद बच्चों हमने एक टॉपिक पढ़ा, कौन सा? बेंचमार्किंग। पंचतारा टॉपिक फिर से। व्हाट इज बेंचमार्किंग बेटा? बेंचमार्किंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मेटिलिटी। इन बेंचमार्किंग वी चूज अ बेंचमार्क एंड वी अप्लाई अ परसेंटेज बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। 5 फैक्टर्स बच्चों आप लोगों ने बताने हैं। बीजेपी के सारे नेताजी को याद कर लीजिए। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा अटेंशन ऑफ द यूजर, तीसरा नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द लाइफ साइकिल, चौथा ओनरशिप ऑफ द एंटिटी और 5वां था वोलेटिलिटी। याद रखिएगा, अगर किसी में वोलेटिलिटी है बेटा तो उसको हम लोग बेंचमार्क नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारी लेवल ऑफ मेटिलिटी जो है वो कम या ज्यादा निकल सकता है। हमें चाहिए एक स्टेबल बेंचमार्क। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा? पीबीटी। लेकिन अगर पीबीटी वॉलेटाइल है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे। कोई एसेट ओरिएंटेड एंटिटी है जैसे कि बैंक एटसेट्रा, उनके लिए बेस्ट बेंचमार्क क्या रहेगा? कम ऑन टेल मी। एसेट्स को बना देंगे। जैसे मैंने आपको बताया बैंक ऑडिट में जाके सबसे पहले क्या पूछते हैं? बैंक ने कितने लोन दे रखे हैं, वही हमारा क्या बन जाएगा? बेंचमार्क। अच्छा जी, एक बात और बता दो बच्चों आगे बढ़ने से पहले,
अगर मैं रेवेन्यू पे परसेंटेज लगा रहा हूं और प्रॉफिट पे परसेंटेज लगा रहा हूं तो बताओ कम परसेंटेज किस पे लगाऊंगा? रेवेन्यू पे कम लगेगी या प्रॉफिट पे? आधे बच्चे अब जागे हैं। अच्छा ओके, हाँ आंसर इज रेवेन्यू पे कम लगेगी। वेरी गुड, आ जाइए। देन हमारे पास आता है रिवीजन। क्या हम लोग मेटिलिटी को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। ये क्यों हो सकता है? जैसे कि कंपनी ने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट बेच दिया। ये और क्यों हो सकता है? जैसे कि हमने जो है मेटिलिटी का लेवल डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ बजट्स और फोरकास्ट, और वो बजट्स और फोरकास्ट क्या हो चुके हैं? अब चेंज हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? इसी से बच्चों कनेक्टेड एक और क्वेश्चन छोटा सा वो जो हमसे रह गया कि फाइनेंशियल डेटा हम कैसे चूज कर सकते हैं बेंचमार्क के लिए? तो हो सकता है प्रायर पीरियड हो, कम ऑन, हो सकता है क्या हो, जल्दी बताओ? प्रायर पीरियड हो, अप टू डेट हो, या फिर आपका प्रोजेक्टेड हो। प्रायर पीरियड हो, अप टू डेट हो यानी करंट वाला हो, या फिर आपका प्रोजेक्टेड हो, राइट लेकिन हमें डेटा एज इट इज उठा लेना चाहिए या फिर हमें इसे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के लिए एडजस्ट करना चाहिए? वी शुड एडजस्ट इट फॉर द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस और चेंज इन एनी कंडीशन। ओके ओके, आइए। देन इसके बाद बच्चों हमने एक चर्चा करी थी डॉक्यूमेंटेशन पे। 4 बातों को डॉक्यूमेंट करना है, बहुत ही आसान। बताइए क्या क्या 4 बातें डॉक्यूमेंट करेंगे? नंबर 1 मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, नंबर 2 परफॉर्मेंस मेटिलिटी, नंबर 3 मेटिलिटी फॉर स्पेसिफिक आइटम, एंड नंबर 4 चेंजेस इन द लेवल ऑफ मेटिलिटी एंड द रीजंस देयर ऑफ। फिर बच्चों एक बहुत ही तुस्सी बड़े मजाकिया एक क्वेश्चन वाला आया हमारे पास, मेटिलिटी और ऑडिट रिस्क में रिश्ता बताना था। भाई साहब यहां तक तो हम समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, पूरा का पूरा भूमिका बनाते रह गए। पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दिया, फिर बताया रीजनेबल एश्योरेंस के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए ताकि हम लोग रिस्क को क्या कर पाए, कम कर पाए। फिर रिस्क की बात चली तो चलो रिस्क की डेफिनेशन दे दी कि ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यो हनी सिंह। ओके अच्छा नहीं मैं थोड़ा फास्ट बोल गया। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, राइट। और फिर ऑडिट रिस्क किन चीजों से मिलकर बना है? रोमम प्लस डीआर। अल्टीमेटली यहां पे लेके आना था कि भैया मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडर होते हैं, चाहे वो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम हो, चाहे वो डिटरमाइनिंग एनी टी ऑफ फैप हो, चाहे वो इवेल्युएटिंग दी इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन हो। चारों जगहों पे सर हमारा जो है ऑडिट रिस्क और मेटिलिटी दोनों को हमें क्या करना पड़ता है? कंसीडर करना पड़ता है। जो एग्जाम में नहीं लिखना लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेटिलिटी एंड ऑडिट रिस्क। इज दैट क्लियर? बोलिए। आपके लिए सर एक क्वेश्चन आया हुआ था जनवरी 2021 के एग्जाम में, डिटरमाइनिंग मेटिलिटी इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आंसर इज अ बिग यस। कम ऑन, लीजिए सर हमारा सर ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। केस स्टडी में आपके साथ दोबारा डिस्कस कर देंगे। 9 मिनट 29 सेकंड के अंदर सबने रिवीजन कंप्लीट कर दी है। पढ़ाई हो तो भैया ऐसी हो कि जो करो उसको ऐसा पैक करके फेंक दो कि बस अब एग्जाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को देखेंगे, लेकिन पहले घर पे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके चलिए जी, लंबी गहरी सांस भरिए। मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो, निकलो पहुंचो, बुम 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 बुम।